हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट हो जा रहा है और 25 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम होगा हो सकता है वो लोग ये वीडियो तब देख रहे हों जब वो रास्ते में अभी जा रहे होंगे, या फिर जिनका सेंटर पास में होगा वो लोग अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन किसी का भी पेपर 26 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन अगर आपका पेपर है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर से पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मेरा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। कई ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकता है, और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो छोटी छोटी गलतियों को आप मिनिमाइज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और उससे आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप अपना मार्क्स सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को हम 2 फेज में कवर करेंगे। सबसे पहला रहेगा कि एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान देना है, और दूसरा हमारा रहेगा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा जब आप दे रहे हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए कि अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो आप कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाएं। अगर पास में है तब भी आप कोशिश करिए कि कम से कम उसका लोकेशन आप चाहे तो गूगल मैप से देख सकते हैं, या फिर वहाँ के लोकल किसी पर्सन से आप ज़रूर पूछिएगा कि ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक ही नाम के उस सिटी में दो स्कूल रहते हैं, दोनों अलग लोकेशन पे रहता है, और आप एडमिट कार्ड को जो देखते हैं सिर्फ शुरू के 1-2 लाइन ही पढ़ते हैं, और वहाँ पे जब जाते हैं तो थोड़ा सा ही स्कूल के नाम में चेंजेज रहता है और आप वहाँ पे भी गौर नहीं करते हैं। और एग्ज़ाम का जब टाइम होता है, जब अपना रोल नंबर देखते हैं, जो स्लिप लगती है वहाँ पे, तो आप पाते हैं कि आपका रोल नंबर वहाँ पे नहीं है और आपके पास समय बहुत कम बचा रहता है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एडमिट कार्ड को पूरा एक बार तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट दिन पे आप उतना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ना है, सेंटर का नाम आपको देख लेना है, उसका लोकेशन आप चाहे तो गूगल मैप पे देख सकते हैं, लोकल लोगों से आप पूछ सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि एडमिट कार्ड को पहले से ही, मतलब एग्ज़ाम होने के 1 या 2 दिन पहले ही आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। और कोशिश ये रहे कि इसकी 2 कॉपी अगर आप रख लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि 1 कॉपी आप अपने घर पे भी रख सकते हैं या फिर अपने बैग में उसको सेफली रख दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी एडमिट कार्ड क्या होता है, पर्स अगर गायब हो जाता है तो एडमिट कार्ड आपका तुरंत गायब हो जाएगा, तो आपको इधर उधर वहाँ पर नज़दीक साइबर कैफ़े ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आपको प्रिंट कराना पड़े। मेरा एडमिट कार्ड एक बार प्रिंट नहीं था और मैंने सोचा था उस दिन ही मैं प्रिंट करूँगा SSC CGL 2016 के टाइम पे, और मेरा सेंटर गया हुआ था सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं पहुंच गया था सूर्या पब्लिक स्कूल पे। और इस कारण से ये दोनों जो लोकेशन है कम से कम बीच में 10 किलोमीटर का गैप था, और मेरा इस कारण से सूर्या पब्लिक स्कूल से सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बीच में ही मेरा इतना टाइम लॉस हो गया कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो इस चीज़ का खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, इसीलिए मैंने ये पहले आपको बता दिया। उसके बाद से आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है और आपने वहाँ पे रूम लेकर के स्टे किया हुआ है, या फिर किसी दोस्त के रूम पे आप रुके हुए हैं, तो कभी भी आप बैग लेकर के अपने सेंटर पे मत जाइए। कोशिश करिए कि आप बैग ना ले जाना पड़े। अगर पर्स आप यूज करते हैं तो पर्स को भी आप बैग में रख लीजिए। वहाँ पे इन सब चीज़ों को जमा करने के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। बेल्ट नहीं ले जाना है, कैप नहीं ले जाना है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे जमा करने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप मान लीजिए कि कहीं ऐसे गए हुए हैं कि मॉर्निंग में ही पेपर है, रात में आप पहुँच रहे हैं, तो ठीक है, चलिए बैग अपने साथ कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं स्टे किए हुए हैं तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप अपने जो लोकेशन है जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहीं पे रख करके जाइए। वहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ जैसे हो सकता है कि मोबाइल आप बस सिंपली वहाँ पे जमा करिए और आप एग्ज़ाम सेंटर में अंदर पहुँच जाइए। साथ में घड़ी, बेल्ट और ये सारी चीज़ें कुछ भी आप पास में अपने मत रखिएगा। ये सब चीज़ें जमा करने के चक्कर में भीड़ बहुत रहती है, और जमा करते टाइम भी भीड़ रहेगी, लेते टाइम भी भीड़ रहेगी, तो इससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इसके बाद से कोशिश करिए कि ऑनलाइन का टाइम है तो आप अपने पास कैश ज़रूर रखिए। आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है और थोड़ा सा नाश्ता करने का जो खर्च है उसका अपने पास एकदम कैश रखिएगा, कि जिससे आपको वहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई कोर्स नहीं है और वो लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से एक कामयाबी जंक्शन बैच लॉन्च हुआ है, जो आपको RPF, LP टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप डी में पूरी मदद करेगा। जिसका रिवीजन कोर्स आपको 799 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, और आपको जो इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो आपको सारा वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है इस ऑफर का। आप STUD RRB कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी लोग अगर इच्छुक हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर के विजिट करके वहाँ पे ज़रूर देखिए इसको।
उसके बाद से जब लोग सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो जो अननेसेसरी बातें होती रहती हैं, कोई आपके आसपास के आ जाता है या फिर आपके साथ तैयारी करके कर रहा होगा, तो आपके साथ का आपका दोस्त है तो चलिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे अनजान लोगों से बातचीत करना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करिएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पे थोड़ा सा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो जिसकी तैयारी बहुत बेहतर रहती है या फिर कोई 2 साल से कर रहा है, कोई किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, तो ये सब चीज़ें देख करके थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर पे जब भी आप जाते हैं तो मन में घबराहट होती है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो अभी रिकॉल नहीं हो पा रही है। करंट अफेयर भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं लोग, सोचते हैं फार्मूला रिकॉल कर लिया जाए, तो अब उसी बीच में क्या होता है कि कोई फार्मूला भूल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट भूल रहा है, तो मन में टेंशन बनता है। हालांकि वो पेपर में आपके अभी आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही आप उसको न रिकॉल कर पाने के कारण आप बेकार का तनाव ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करिएगा कि आप ज़्यादा रिकॉल करने की चीज़ें, करंट अफेयर और ये सब चीज़ों को आप भूल जाइएगा। उसके बाद से जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे अंदर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जब भी आपके सामने जब इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रहती है, तो प्लीज़ आप लोग जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा उसमें आप पूरा रीड जरूर करिएगा। कई लोग होते हैं कि बहुत सारा उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और सोचते हैं कि बस वही बेसिक चीज़ है कि हमें जो सही मार्क करना है 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, यही 2-3 चीज़ें हैं जो मोटी मोटा आप जानते हैं, बस वही रफली पढ़ लेते हैं और हो जाता है। आपके पास समय है, आप एक एक लाइन करके आराम से पढ़िएगा, उसके बाद भी बहुत सारा समय बचा रहता है। और लॉगिन पेज खुलता है, लॉगिन पेज खुलने के बाद उसमें आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप रुके रहिएगा। अपने आप जब कहा जाएगा कि आपको एंटर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद से जब नेक्स्ट पेज पे आपको चूज योर लैंग्वेज का जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ भी आप बहुत ही सावधानी से अपना लैंग्वेज चूज करिएगा। देखिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कभी कभी होता है कि लास्ट टाइम पे आने के बाद सोचता है, वहाँ पे कंफ्यूज हो गया है आदमी कि यार हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कोई एक लैंग्वेज होगा जिसमें आपकी स्पीड, रीडिंग की स्पीड बहुत फास्ट होगी और उसको समझने की स्पीड फास्ट होगी, तो उसी लैंग्वेज को पहले प्राइमरी में चूज करिएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हिंदी चूज कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज चेंज करने का मन होगा तो आप ऑप्शन के थ्रू आप वहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही जो लैंग्वेज चूज करना है उसको थोड़ा सा सावधानी से आप वहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद से जब आप पेपर देना शुरू करते हैं तो आप शुरू में ही 30-35 क्वेश्चन तक जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, और जीके के क्वेश्चन कैसे हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने ईजी हैं, कौन सा क्वेश्चन टफ है। अगर 30-35 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के आपने 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देख लिए और हो सकता है उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको लेंदी लगे हों या फिर उसको आपने स्किप किया हुआ है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये पेपर का लेवल ऐसे ही रहेगा। 2-3 क्वेश्चन तो आपको लगेंगे कि टाइम टेकिंग वाले हैं, आप पहले राउंड में स्किप करेंगे ही करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। 30-35 क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जीके का, जीएस का नहीं हो रहा है आपसे, 1-2 रीजनिंग आपने छोड़ के रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने टाइम दिया लेकिन वो हो नहीं पाया और आपको टेंशन होने लगी, तो ऐसे भी होते हैं जब शुरू में आप पेपर करेंगे तो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप एकदम आराम से फ्लुएंटली आप पेपर दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10वां क्वेश्चन सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका 10 सेकंड के अंदर आपका हो गया, तो आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, एकदम मतलब स्माइलिंग फेस के साथ, जिससे आपको लगे कि हाँ यार चलो एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हड़बड़ाहट में आपको नहीं बढ़ना है, या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है या फिर वो नहीं समझ में आ रहा है तो भी अगले क्वेश्चन पे ऐसे डिमोटिवेट होकर नहीं पढ़ना है, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो इससे क्या होगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगले क्वेश्चन पे आपका पड़ता है। तो आपको घबराहट में वो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन भी ना आए या फिर सिली मिस्टेक के कारण वो भी गलत कर दें आप। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन या आंसर आपका सही होता है तो आप अगले क्वेश्चन पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जिससे अगर कोई छोटी मोटी गलती होने की संभावना भी हो तो भी उसमें आपकी गलती ना हो। उसके बाद से अगर देखिए आपका पेपर का लेवल ठीक ठाक है, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ में दे रहे हैं, तो आपने अगर 10-12 टेस्ट सीरीज़ आपने दिया हुआ है तो आपको लग गया होगा अंदाज़ा कि मैं 45 से लेकर के 50 मिनट में पूरा पेपर एक राउंड में तो मैं कंप्लीट कर ही ले रहा हूं। और इतने मिनट में अगर आप एक बार में पूरा पेपर आप देख लेते हैं 75 क्वेश्चन का, तो आपके सामने कम से कम 10 से 12 मिनट का आपके पास समय मिनिमम बच जाता है। और इसमें आप चाहें तो 3-4 क्वेश्चन और भी जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको और कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 50 मिनट के अंदर ही आपका एक राउंड में पेपर हो जाए,
क्योंकि अगर आप 55 मिनट के आसपास में जाते हैं, 55 मिनट के पास में, और आपका पेपर तब कंप्लीट होता है और आपके सामने सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन पीछे का जो भी आपने मार्क एज रिव्यू किया हुआ है और उसको करने जाते हैं, तो जैसे ही आप करेंगे, क्योंकि आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ही तो छोड़ा है, कोई आसान क्वेश्चन तो छोड़ा नहीं है, तो आपने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है कि मतलब एक ही क्वेश्चन छोड़ा हो, सिर्फ उसी को करना है, तो चलिए 5 मिनट उसको मैंने दे दिया। आपके सामने कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो सकता हो, 15-20 क्वेश्चन आपके सामने हो जिसको आपने मार्क एज रिव्यू करके देखा हो, और आपके पास समय कितना बचा है, 5 ही मिनट। तो आप घबराहट में जिस क्वेश्चन पे आप जाते हैं, जैसे 22 नंबर के क्वेश्चन पे आप गए और आप टाइम भी देख रहे हैं एक नज़र में और आप एक नज़र में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो वहाँ टाइम जैसे जैसे कम होता जाता है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और हो सकता है कि ये 22वां नंबर क्वेश्चन भी ना हो पाए, और हो सकता है कि घबराहट में आपका ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाना चाहिए था, जो कि 3 मिनट ले लेगा। अब बचेगा आपके सामने 2 मिनट। अब लास्ट के 2 मिनट में आप कोई क्वेश्चन कोई भी लड़का कर नहीं पाता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपके सामने 2 मिनट का समय बचा रहता है, मार्क एज रिव्यू का कोई एक क्वेश्चन देखा, एक बार पढ़ा, अरे यार ये नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा देख लेते हैं जो जल्दी ना हो जाए, फिर उसके बाद से कोई दूसरे पे जाता है, फिर सोचता है यार ये भी नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा ना हो, कोई इससे ईजी वाला देख लेते हैं, कोई हो ना जाए, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन को वो मतलब बदलते बदलते में ही उसका लास्ट का 2 मिनट रहता है वो 40-45 सेकंड उसका चला जाएगा। और किसी एक क्वेश्चन पे अगर रुकता भी हो करने के लिए तो चलिए वो कर भी लेता है, तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो इसमें भी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लास्ट के 2 मिनट में कभी कोई क्वेश्चन हो नहीं पाता है। अगर आपने रिवीजन मतलब क्या कहा जाए कि आपने मार्क एज रिव्यू के 6-7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तब हो सकता है कि लास्ट के 2 मिनट में कोई किसी एक क्वेश्चन पे पहुँचे हों और आप उसको कर ले जाएं। लेकिन अगर आपके सामने 5 मिनट का ही समय बचा हुआ है दोबारा पेपर को करने के लिए, तो उस बीच में आप 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके सामने ज़्यादा क्वेश्चन पड़ा रहता है और आप घबराहट में लास्ट का 2 मिनट भी बस क्वेश्चन को ऐसे ही फ्लिप करने में ही आपका टाइम चला जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को कोशिश करिएगा कि कम से कम एक बार में 45 से लेकर के 50 मिनट के अंदर एक बार ओवर थ्रू हो ही जाए, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमें आ रहा है वो सही करके निकले। उसके बाद से क्या होता है कि अभी तक मैं भी जब भी आपसे वीडियो बनाया हूँ और कहा हूँ कि टेस्ट पेपर को कैसे देना है, जिसमें मैंने हमेशा कहा है कि गेस वर्क नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन अब फाइनल एग्जाम में आप बैठे हैं तो इसमें आपको गेस लगाना ही लगाना है। अब ये गेस लगाना कैसे है, सभी लोगों को पता है कि अगर वो क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा है, रीड किया हुआ है, और उसमें से कोई 1-2 ऑप्शन आप श्योर हैं कि उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको बचे हुए 2 ऑप्शन में 50-50 जरूर खेलना है। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना ही लेना है। मॉक टेस्ट में मैं कहता हूं कि आपको गेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही गेस लगाते हैं आप, अगर वो क्वेश्चन गलती से सही हो जाता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो। लेकिन आप फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपको इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिले, किसी में आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका मिल जा सकता है, किसी में 1 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका मिल सकता है, तो इतना तो 4-5 क्वेश्चन पे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और हो सकता है 4-5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही हो गए, 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो 1/3 के हिसाब से तब भी तो आपका 1 नंबर बढ़ ही गया, ठीक है। तो ऐसे आपको रिस्क लेकर के आगे चलना है। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी अपने अगल बगल के लोगों पे भरोसा नहीं करना है, कि अगर आपने भरोसा किया तो आपका हो सकता है कि किसी न किसी क्वेश्चन का आपका नुकसान हो सकता है। एग्जाम सेंटर में आपको एक रफ़ कॉपी भी मिलती है। रफ़ कॉपी कहने का मतलब है कि एक पेज मिलता है आपको, पूरा ब्लैंक रहता है। तो अगर वो पेज जितना भी बड़ा हो, आप क्या करिएगा, बीच में एक बार पार्टीशन कर दीजिएगा और एक साइड में पहले आप रफ़ करिएगा, फिर उसके बाद से फिल हो जाएगा, फिर दूसरे साइड रफ़ करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से टर्न करके ऐसे ही 2 बार पार्टीशन करके, इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम जो एरिया है उस पेपर का आप यूटिलाइज कर पाएंगे। कई लोग अभी इसमें कहेंगे कि सर मुझे एक्स्ट्रा कॉपी या एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिल सकता है। एक्स्ट्रा पेपर मिल जाता है, लेकिन इतना करने में वहाँ पे टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक्स्ट्रा कॉपी पे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेपर ले रहे हैं और आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपके बगल में ही जो टीचर है वो बैठा नहीं रहता है, वो जाता है पेपर लेकर के आता है, देता है, तो ये 30-40 सेकंड का आपका टाइम लॉस होता है। कोशिश करिए कि आप नज़दीक में आप चीज़ों को लिखें, और एक पेज में कभी मुझे दोबारा पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता है कि 2-2 पेज में आपका कैलकुलेशन करना ही पड़े, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, और इसमें आप मैक्सिमम चीज़ें शॉर्टकट तरीके से ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको देखिए माइंड अपना एकदम शांत रखना है, वहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पेपर कैसा जा रहा है, क्या है चीज़ें, मुझे जो आ रहा है मैं उसको एकदम बिंदास होकर कर रहा हूँ। और लेकिन आपके हाथों की जो स्पीड है वो
मतलब तेज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको आ गया, आप जान गए कि सी ऑप्शन आपका सही है, तो आप माउस से क्लिक भी कर रहे हैं बहुत आराम से, ये भी गलत तरीका है। पेपर पे जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 400 × 15/30 ऐसे लिख रहे हैं, तो आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन में हर एक लड़का अलग अलग तरीके से करके अपना टाइम बचा सकता है। जैसे क्या है कि जैसे 400 × 15/30, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे 400 अपना लिखा, तुरंत अब उनके माइंड में 15/30 को 1/2 किया और तुरंत यहाँ पे उन्होंने 200 इसका आंसर निकाल लिया। अब कोई अच्छा और होशियार लड़का होगा, वो इस 200 को अपने पेपर में कभी लिखेगा नहीं, क्योंकि 200 आते ही तुरंत लिखने, हाथ तो आपका डायरेक्टली मतलब चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने पेपर पे हाथ रखा और तुरंत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही 400 × 15/30 माइंड में किया, उसने 1/2 माइंड में आया और 2 से इसने डिवाइड करके 200 लिख दिया, तो ये लिखेगा नहीं, तुरंत वो ऑप्शन पे जा करके 200 को क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी बच गई। कुछ लड़के क्या होंगे 400 × 15/30 लिखेंगे भी, 15 दूना 30 भी करेंगे, 2 से ये 2 बार काटेंगे और 200 लिख के ये आंसर भी करेंगे, तो 200 यहाँ पे भी लिखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनका 4-5 सेकंड का तो नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसे ही आपको टाइम बचाना है, और पूरे पेपर में अगर आपने ऑन एवरेज हर क्वेश्चन पे 3 सेकंड में बचाया, तो पूरे पेपर में 3 से 4 मिनट का समय आप बचा ले जाएंगे। इस तरह की चीज़ों को भी आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उनको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कहाँ पे हमें टाइम बचेगा। और एक सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट है और लैंग्वेज की समस्या हो रही है, तो आप उसको क्या करिएगा, एक बार लैंग्वेज चेंज करके ज़रूर पढ़िएगा आप। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि लैंग्वेज आपको समझ में भी आ रहा हो, कोई टर्मिनोलॉजी है उसमें समझ में नहीं आ रही है, तो भी आपके पास जब टाइम बचेगा तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये गलत तरीका है। आप इंग्लिश में अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ते जाएंगे, वो क्वेश्चन होता जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं समझ में आएगा, तो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तब तुरंत ही वहाँ पर फ्लिप करना चाहें तो इंग्लिश में आप फ्लिप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1 लाइनर जीके के क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा टर्म आ जाता है जो इंग्लिश में नहीं समझ में आता है या फिर हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो उसको इंग्लिश में आदमी कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है। कभी कभी क्या है कि सीटिंग अरेंजमेंट की इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ रहा है कोई आदमी, उसको हिंदी में पढ़ता है तो और अच्छे से समझ में आता है। तो इससे क्या होगा कि पूरे पेपर में हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा हो जाए। लैंग्वेज चेंज करने से आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, लैंग्वेज चेंज करने से वो जल्दी भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, एक बार आपने पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो हर बार पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होता है, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह का टाइम आपका वेस्ट होता है। तो जैसे ही आप लैंग्वेज चेंज करते हैं, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे होते, लेकिन आपको हिंदी में जैसे आपने चेंज किया, आप एक बार उसको रीड करने का जो टाइम है वो कम कर दिए, तो आपका इस क्वेश्चन में आपका 5 से 6 सेकंड आपका बच गया। और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने बताई, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जाइए, पेपर दीजिए, और आपका डेफिनेटली आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने ईमानदारी से पढ़ा है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @StudentOfficial ऑफिशियल नाम से है। और वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को, जो पेपर जिनका हो जाता है, वो अपना क्वेश्चन और रिव्यू वहाँ पे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।